हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज सीरीज स्टार्ट होने जा रही है यूपी ट्रिपल एस सी पेट PYQ 2022 का जो शिफ्ट फर्स्ट है उसके जो 100 क्वेश्चंस आते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। और इसमें हम जो देखेंगे वो सिर्फ PYQ बेस ही आंसर देखेंगे और डिटेल्ड जो है वो बाद में करेंगे। अभी तक का जो हमारा सफ़र था वो 2021 के शिफ्ट वन और शिफ्ट टू का ऑलरेडी अपलोडेड है और उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा है 40% जो है 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% जो व्यक्ति हैं वो समाचार वाई पढ़ते हैं। तो 10% यानी 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ता है? तो इसका काफ़ी इजी है और इसको आप 100 माइनस उसमें करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो 30 प्लस 10 प्लस 40 करके इसको इजकल टू करके इसको जो माइनस आप करेंगे तो 70 10 80 मतलब 20% इसका आपका आंसर करेक्ट होगा, है ना। तो इस तरह से इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है और इसको सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो 20%। सेकेंड क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि 5 परिमाणों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है। पांचवा परिणाम, तो जब पांचवा परिणाम निकालना है तो आप इसमें सबसे पहले लिखेंगे पांचवा परिणाम। ठीक है, पांचवा परिणाम इक्वल टू 5 संख्याओं का योग प्लस माइनस 4 संख्याओं का योग। तो 5 इंटू, यहाँ पर आप 46 लिखा है तो 5 इंटू 46 माइनस 4 इंटू 45 करके आप इसको जब पूरा ऐड करने के बाद तब आपका ये कुछ यहाँ पर 300 230 माइनस 180। तो जब माइनस 180 करोगे तो आपका इस तरह से 50 आएगा। तो इसका डी जो आंसर है वो करेक्ट है। ठीक है, 4 है आपका आपकी स्क्रीन पर। इसमें थर्ड है भैया, थर्ड है आपका कि रूट 29.8116 प्लस रूट 77, ठीक है, 77.44 इजकल टू। तो इसका इजी है, इसका जब आप रूट हटाएंगे तो रूट हटाते ही आपका जो 29.8 है उसका रूट हटाएंगे तो 5.46 आएगा। देन आप प्लस करेंगे, फिर 77 का रूट हटाएंगे तो 77 का रूट हटाते ही आपका 8 आ जाएगा। 8.80% जीरो जब आप इसको प्लस करेंगे तो आपका कुछ 14.62 आएगा। तो डी ऑप्शन इसका आपका करेक्ट है। ठीक है, तो 4 आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनती है? जो पादप कोशिकाएं होती हैं वो किससे बनती हैं? तो इसकी हम बात करेंगे पादप कोशिकाओं में, तो इसका आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, ये बनती हैं सेलोज से, है ना। किससे बनती हैं? आपके सेलोज से बनती हैं। ठीक है, नाउ फिफ्थ आपका स्क्रीन पे है जिसमें हम ये मैथ का है, इसको ज़्यादा आप सॉल्व नहीं करेंगे, इसको जो अब हम डिटेल्ड करेंगे तो हम सॉल्व करवाएंगे वहाँ पर। तो इसमें भी आप रूट और इसको हटा के और माइनस को इसको करेंगे, जब आप क्लियर करेंगे तो आपका इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो आपका बी होगा, है ना। आंसर आपका बी होगा और जिसका मतलब है 30%, 30 है ना, 30 आएगा। तो 6 का भी 6 ए प्लस बी वाला जो वो 100 वाला आप जब लगाएंगे तो उससे 6 का आपका आंसर है, जो राइट आंसर होगा वो आपका सी होगा, है ना, सी। ठीक है, तो इसका 100% कितना, 100, है ना।
100 आएगा आपका। आई थिंक अब वो 7th आपके स्क्रीन पर है, जो आप देख पा रहे होंगे कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। नूतन, पुरातन, दैट मीन्स न्यू एंड एशियंट की बात की गई है, ठीक है। निषिद्ध और तुक्ष, अकर्ष और खुरखुरा, जोड़, मेल। तो इसका जो करेक्ट कौन सा होगा वो आपको सही बताना है। तो नूतन पुरातन होगा, निषिद्ध का तुक्ष नहीं होगा, है ना। जब निषिद्ध है तो विहित होना चाहिए ना, तो इस वजह से जो आंसर आपका होगा वो आंसर है आपका ए। ये आंसर आपका करेक्ट है 7वें का, नूतन पुरातन। 8वां आपकी स्क्रीन पर है, ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो इसका मतलब होता है कि ऐसी बातें, असंभव जो बातें होती हैं, है ना, कौन सी बातें, असंभव बातों की कल्पना करना, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नाउ 9th आपके स्क्रीन पर है कि महर्षि शब्द का संधि, सही संधि विच्छेद बताइए, है ना। कौन सा महर्षि, तो महा प्लस ऋषि होगा, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा आपका, है ना। डी आपका करेक्ट है, ठीक है। महा प्लस ऋषि तो उसको महर्षि होता है, जैसे राजा प्लस राजा प्लस ऋषि तो राजश्री होता है ना, उसी तरह से आपका यहाँ महर्षि वाला भी महा प्लस ऋषि होगा। नाउ 10th आपकी स्क्रीन पे है कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। किसमें ये शब्द युग्म है और अर्थभेद है, कौन सा सही नहीं है उसको आपको बताना है। इसमें आपका अनिल अनल या हवा आग, है ना। अंश अंश आप हिस्सा कंधा, अपेक्षा उपेक्षा या आशा निरादर, है ना। अवलंब अविलंब या अधर विलोकित। तो इसका जो करेक्ट होगा वो है आपका डी, अवलंब अविलंब और अधर विलोकित। ये इसका जो शब्द युग्म का जो अर्थभेद है वो करेक्ट नहीं है। अनिल अनल, अनिल हवा और अनल आग, ठीक है। तो इस वजह से वो जो ए बी सी आपके करेक्ट मतलब सही है युग्म, और युग्म गलत कौन सा है, डी है, इसीलिए ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके नाउ 11वां आपके स्क्रीन पर है, किस विकल्प में सही शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो सही शब्द के जो पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो इसमें आप देख पा रहे हैं पार्वती, रुद्राणी, भवानी, है ना। बी दानव, निशाचर, अवंक, ठीक है। सी मनोरथ, स्पृहा, निलय, और डी है रीता, रिक्त और तिक्त। तो रीता, रिक्त और तिक्त, तो इसका जो आपके करेक्ट विकल्प है सही है। इसमें आपका क्या पूछा, परस्पर पर्यायवाची की बात की है, तो ए आपका यहाँ पर करेक्ट है ना। कौन सा करेक्ट है, ए आपका करेक्ट है, जिसमें हम पार्वती, रुद्राणी और भवानी ये एक ही से मिलते हैं। नाउ रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 की बात की जा रही है यहाँ पर। आप इस पैसेज को पढ़ लेंगे और हम यहाँ आपको सिर्फ आंसर बताएंगे इसके, क्योंकि इतना यहाँ पर टाइम नहीं है। जब हम पैराग्राफ वाला पूरा पोर्शन करेंगे सेपरेट, तो हम आपको एक एक क्वेश्चन जो है इसको कैसे आपको पैरा पढ़ना है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर आपको जो 12 और 13 का आपको करेक्ट आंसर की हम डिस्कस करेंगे। तो वॉज कैरोलाइंस ब्रदर एंड आउटर टाइप, है ना। वॉज कैरोलाइन ब्रदर एंड आउटर टाइप क्या होगा, इसका जो करेक्ट है वो ए होगा। करेक्ट ऑप्शन ए है कि नो, है ना। करेक्ट आंसर ए, नो। नाउ आपका 13 आपके स्क्रीन पे है, वाई वर द स्क्वाड्स कलेक्टेड, है ना। तो फॉर द किस लिए सब कलेक्ट हुए थे, फॉर द बाथिंग, है ना, फॉर द बाथिंग। तो इससे आपका जो डी आंसर है वो करेक्ट है। नाउ
14 की बात, अगर 14वें की बात करें, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के, इसको ध्यान रखिए जो ये बोल रहा है, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है ना। तो महिला नीलेश के किस प्रकार संबंधित है? तो क्या बोला उसने, दादा, फिर पिता, फिर महिला और इक्वल टू नीलेश की बात की जा रही है। तो नीलेश की वो कौन सी होगी? वह मेरी दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। वो एक इशारा एक महिला की ओर करते हुए बोल रही है। तो इसमें उसका जो संबंध है वो उसका संबंध पत्नी से होगा, है ना। तो ए जो आंसर है वो करेक्ट है आपका। नाउ 15वां जो है आपकी स्क्रीन पर कि असंगत अलग करें, फाइंड ऑड वन आउट। इनमें से ऑड को आपको निकालना है। तो ये सभी, अगर 8 की बात करें तो 8 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब, क्योंककि तीन थ्री थ्री 9 और 9 को 3 से करेंगे तो 27 आएगा। तो सेम इसी तरह से तो 4 का ही आप जब क्यूब करेंगे तब भी 64 आएगा। फिर अब जो 100 है वो 100 का अगर आप क्यूब करेंगे तो 100 नहीं आएगा ना, तो इसका स्क्वायर है ये, बाकी सब क्यूब में जा रहे हैं आप देखिए, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर एक जो ऑड नंबर है हमारा वो नंबर है 100, है ना, 100, क्योंकि 100 का स्क्वायर हो रहा है। बाकी 27, 8, 64, 125 जो है वो सब किसी न किसी के क्यूब में आते हैं, है ना। ओके, 16वां है स्क्रीन पर कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, है ना। तो इसमें हम जब लीप ईयर और इसको ऐड ऑन करते हुए जब निकालेंगे तो इसका जो करेक्ट होगा वो होगा एक आंसर, क्या, शुक्रवार, है ना। क्या होगा? शुक्रवार, जो फ्राइडे, फ्राइडे इसका करेक्ट आंसर है 16वें का। 17वां स्क्रीन पर है, गिव द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड पार्शियल, है ना। पार्शियल का आपको क्या बताना है? आपको सिनोनिम बताना है। तो पार्शियल का जो सिनोनिम है वो है आपका यहाँ पर बी, बी आंसर करेक्ट है, यानी इनकम्प्लीटेड, है ना, इनकम्प्लीटेड, कंप्लीट, नाउ इनकम्प्लीट, बी आंसर करेक्ट। चूज द करेक्ट एंटोनिम, एंटोनिम को आपको बताना है डिसअपॉइंट। तो जब आप डिसअपॉइंट की बात किया थी और इसका उल्टा बताना है तो इसमें आपका हो जाएगा सेटिस्फाई, ए आंसर आपका करेक्ट है, ए वाला करेक्ट है, ठीक है। नाउ 19वां आपके स्क्रीन पर है, द गिवन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर, इसमें से जो ये दिया हुआ है इसका वन वर्ड निकालने हैं आपको। द प्रैक्टिस ऑफ द राइटिंग, एडिटिंग एंड और द कंपाइलिंग डिक्शनरीज, है ना। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट है वो है ए, इसे कहते हैं लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश निर्माण, है ना। लेक्सिकोग्राफी कहते हैं, इसका मतलब होता है हिंदी में शब्दकोश निर्माण। फिर 20वां है आपकी स्क्रीन पर, अब देख पा रहे हैं, यदि नॉर्मल, है ना, यदि नॉर्मल को RPNL BM के रूप में कोडित किया जाता है तो गैदर को का कोड क्या होगा, है ना। तो गैदर का कोड निकालना है। तो इसमें अगर हम देखें इन्होंने क्या जो किया है, तो इन्होंने एक तो पहले यहाँ पर R इसमें 3 में डिवाइड किया है। तो R पहले फर्स्ट जो यहाँ पर अगर आप बात करें तो N चला गया है, OP और R का सेम R इन्होंने रहने दिया है, ठीक है। तो सुनिए इन्होंने क्या किया है कि बीच वाला वर्ड को बांट दिया है, तो इसको आपको उसी सेम कर लेना है। तो इसमें भी गैदर्ड में अगर हम बात करेंगे तो पहले 3 में पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, तो पहले यहाँ पर T होगा, फिर A का B हो जाएगा, G का G रहेगा। फिर सेकेंड इसमें बात करें R,
F तो TBGRF, तो इस तरह से आपका जो आंसर है, ए आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट उसमें, निम्नलिखित प्रश्नों में कथन दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कथन की बात की जा रही है। कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो इसमें कथन दिया गया है कि सभी किताबें पेपर हैं और कुछ पेपर जर्नल हैं और कुछ जर्नल कैलेंडर हैं। तो सभी पेपर जो हैं वो क्या है, सभी किताबें पेपर हैं। ठीक है, फिर उसमें से जर्नल, कुछ जर्नल हैं और कुछ क्या है, कुछ जर्नल कैलेंडर हैं। तो इस तरह से क्या कुछ जर्नल किताबें हैं? नहीं। ठीक है, कुछ जर्नल कैलेंडर पेपर है? नहीं। किताबें कुछ जर्नल हैं? नहीं। कुछ किताबें क्या है, कैलेंडर हैं? नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से आपका जो आंसर होगा वो डी करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी उससे मेल नहीं खा रहा है, तो इनमें से कोई नहीं। ओके, अब आपके स्क्रीन पर है 22वां, जिसमें आप अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया था? अंडर वाटर की बात की गई है, तो अंडर वाटर जो मेट्रो है वो कोलकाता में चलाई गई थी, है ना। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और वो है अंडर वाटर ट्रेन 2022 में कहाँ चलाई गई थी? कोलकाता में चलाई गई थी। ठीक है, 23वां आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया था? कौन सा ऐसा देश है जिसने तैयार किया था कृत्रिम भ्रूण? विच एमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज साइंटिस्ट हैव प्रिपेयर्ड फर्स्ट सिंथेटिक जो है एम्ब्रोस? तो इसका ए आंसर है, किसने? इजराइल ने सबसे पहले ये काम किया था, है ना। इजराइल जो है वो करेक्ट है। 23वां नाउ 24वां है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, है ना, इसको आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, IIBX का इंडिया इंटरनेशनल बी फॉर बुलियन एंड एक्स एक्सचेंज लॉन्च किया था? ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था? जो कि 24 का है आपके स्क्रीन पर। इसका जो करेक्ट है वो सी है, ये गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया था। ठीक है, कहाँ पे? गुजरात में। तो 24 का सी करेक्ट है। 25 है, निम्न में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास कहाँ पर किया गया है? तो इसका 25वें का जो करेक्ट है वो है आपका डी, चीन के आसपास, है ना। नाउ 26 की बात करें अगर, क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। भारतीय सेना ने जो है जुलाई 2022 में कौन से अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था? वह कौन सा है? 26 का अगर हम बात करें तो वह बी है, स्काई लाइट को इन लोगों ने क्या किया था, नामक उसका अभ्यास का परीक्षण किया था। क्या नाम है? स्काई लाइट नाम है, बी इसका करेक्ट है, जो कि 25 से 29 जुलाई तक चला था, है ना। फिर 27 है, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? ठीक है, आकाशा एयर का फर्स्ट इनॉग्रेट किया गया था बिटवीन, ये किसके मध्य किया गया था आकाशा, और ये कब हुआ था? ये 7 अगस्त 2022 को किया गया था। तो इसका जो सी है, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में किया गया था।
सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, मुंबई और अहमदाबाद। 28वां है आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय था जिसके द्वारा ये इसका आपको जो इसका जो बढ़े चलो जो अभियान है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो इस वजह से आपका बी आंसर जो है वो करेक्ट है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। 28। 29 का है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? अब आप भारत के पड़ोसी देशों की मैप उठाइए, अब उसमें आप देख सकते हैं म्यांमार, चीन, मालदीव, ये चाहे वाटरलैंड से हो या लैंड से जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो है, लेकिन यूएई जो है, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है, वो कहीं से भी नहीं करता है ना, क्योंकि ये पाकिस्तान के पीछे पड़ता हुआ देश है। तो इस वजह से 29 का जो है सी आंसर करेक्ट है, क्योंकि आपको यहाँ पर नहीं बताना है ना, याद रखिएगा नहीं बताना था। ठीक है। नाउ 29 है, आप 30वां आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की? कहाँ पे नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की गई थी? इसका जो आंसर है वो डी है, आईआईटी मद्रास में शुरू किया गया था। ठीक है, आईआईटी मद्रास में। याद रखिएगा कि जो नीलेकली सेंटर एट द A14 भारत टू एडवांस इंडियन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के लिए किया गया था आईआईटी मद्रास में, है ना। 31वां आपके स्क्रीन पर है कि केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया था। तो इसका जो करेक्ट है ये किसने किया था? अमित शाह, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर या नरेंद्र मोदी ने किसने किया था? तो आपको ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट होगा वो होगा अमित शाह। ठीक है, ए करेक्ट है। 30 जुलाई 2022 को अमित शाह के द्वारा किया गया था इसका इस खेल जो ये केंद्रीय अध्यक्षता में चंडीगढ़ में जो नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वो किया गया था। ठीक है। तो अब सामने आपके 32वां है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट ऑफ इंडिया? ठीक है। तो इसका जो करेक्ट है वो है गोवा, है ना। गोवा जो है हर घर की बात की गई है, हर घर जल सर्टिफाइड जो है स्टेट बन चुका है। और इसी के साथ गोवा, दादर एंड नागर हवेली व दमन और दीव, ये इतने इसमें शामिल हैं। ठीक है। लेकिन आपके यहाँ पर ऑप्शन गोवा है तो इसलिए हमने यहाँ पर गोवा बताया गया, है ना। 33वां आपकी स्क्रीन पर है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, है ना। किस तारीख को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? तो ये तो टू द पॉइंट क्वेश्चन है, आपको अगर पता होगा तो ये 22 जुलाई को 22 मई को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 22 मई, है ना। 22 मई को इसको मनाया जाता है। 34वां आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मणिपुरा द्वीप, श्रीरंगम द्वीप या लुलु द्वीप या मांजुली द्वीप? तो आप सभी को ये तो कंफर्म होगा, मांजुली द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे है, आसाम में, है ना, असम में। तो ये करेक्ट है, मांजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखिएगा, ये पूछ सकता है किस नदी पर जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप स्थित है, तो आप वो है मांजुली द्वीप, है ना। 35वां है निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगरी जो है उसकी राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो ये 35वां का जो आपका है वो करेक्ट है, ए हंगूरियन फोरेंट, है ना, ए हंगूरियन फोरेंट।
ठीक है। आई होप हंगेरियन फॉरेंट जो है हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है। फिर 36वां आपके स्क्रीन पर है, स्वतंत्रता के बाद भारत के स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। जो लैंग्वेज के बेस पे फर्स्ट बना हुआ था उसका आपको नाम बताना है। तो फर्स्ट जो 1953 में बना हुआ था उसका नाम है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश 1953 में, याद रखिएगा, सन भी याद रखिएगा। ठीक है, 1953 में बना हुआ था। इसी के साथ 37वां आपके स्क्रीन पर है कि लोकसभा के पद धारण करने की न्यूनतम आयु। जो लोकसभा होती है जिसे लोअर हाउस भी बोलते हैं, है ना, लोकसभा, तो उसका कितनी होती है एज, इसकी एज जो है वो करेक्ट है सी, है ना, क्योंकि 25 वर्ष इसकी एज मानी जाती है। और इसमें ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 जो आर्टिकल 84 है, यानी अनुच्छेद 84(2) के तहत इसको 25 वर्ष निर्धारित की गई थी, है ना। आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 84(2) के आधार पर। ठीक है, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका अर्थ आपको बताना है, तो आप अर्थ देख रहिएगा। इसका आंसर जो है बी करेक्ट है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका आपको बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, नाउ आपकी जो 39 है वो क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका जो नौटंकी लोक नृत्य की बात की गई है फोक डांस की, तो फोक डांस वो है उत्तर प्रदेश का, है ना, उत्तर प्रदेश का नौटंकी है। और मुख्यतः अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो हाथरस, कानपुर, आगरा, मथुरा, झांसी, बाराबंकी इन जनपदों से रिलेटेड रहता है। ठीक है, तो 40वां है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक है, द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। उसका जो हेडक्वार्टर, इसकी बात करें ओलंपिक के, तो ओलंपिक्स की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। और इसका जो करेक्ट है वो है आपका बी, है ना, स्विट्जरलैंड में इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड, पावर ऑफ द माइंड लिखी थी। पावर ऑफ द माइंड जो बुक है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो उसका जो पावर ऑफ द माइंड बुक स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा था, है ना। तो इस तरह से आपका स्वामी विवेकानंद जी की के द्वारा लिखी गई बुक है, तो इसलिए आपका बी जो आंसर है वो करेक्ट है ना, कौन सा, बी आपका करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। तो इसमें अगर हम स्वामी गांधी जी की पुस्तक की बात करें, ठीक है, तो गांधी जी, महात्मा गांधी की जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है वो सत्य के साथ मेरे प्रयोग है ना। इसी तरह से गोरा उपन्यास की बात की जाए तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। तो इस तरह से महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी भी है, और हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी की प्रसिद्ध बुकों में से एक मानी जाती है। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान, जो ये आर्टिकल दिया हुआ है हिंदी का है उसको पढ़ना है, और जो 42 से लेके 46 तक के उत्तर हैं इसी से आपको मिलेंगे। इसमें आपको जो अपना माइंड है उसको यूज़ नहीं करना है, एज पर पैराग्राफ आपको आंसर करना होता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। 42वां है आपका, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है। तो साहित्य अपने दायित्व का जो निर्वाह है वो किस प्रकार पूरा करता है, इसमें अगर हम इसको डिस्कस करें तो इसमें आपका बी है, दुष्प्रभावों को सामने लाकर, है ना, किस तरह से दुष्प्रभावों को सामने लाकर, बी इसका करेक्ट है। ठीक है, 43वां है आपकी स्क्रीन पर,
साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है। जो साहित्यकार है वो अपने उद्देश्यों को कैसे परिपूर्ण करता है। तो 43वें का जो आंसर है वो ए करेक्ट है ना। साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। ठीक है, तो ए आंसर जो है इसका 43वें का करेक्ट है। 44वां जो है आपका स्क्रीन पर कि साहित्य हमें किस तरह की पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है। साहित्य किस तरह की पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है। 44 का जो आंसर है वो है बी, राष्ट्र जो राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृत सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि जो तत्कालीन साहित्य होते हैं के द्वारा की जाने जा सकते हैं। 45वां आपकी स्क्रीन पर है साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है ना। दर्पण क्यों नहीं है, इसका अगर हम आंसर की बात करें, आप इसको पैराग्राफ जब पढ़ेंगे तो आपको इसमें वो आंसर फाइंड आउट होगा। तो इसका जो 45वां है ए आंसर जो है इसका वो करेक्ट है। तो इसमें हम करते हैं क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट है। 46वां आपकी स्क्रीन पर है, चलिए आंसर कीजिए कि प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है। जो पैराग्राफ है ये वाला, इसका जो शीर्षक की बात करें है ना, तो उस शीर्षक इसमें कौन क्या हो सकता है। तो इसका हम अगर बात करेंगे तो इसमें आपने देखा कि साहित्य और समाज और राष्ट्र को साथ में रखा है, तो जाहिर सी बात है इसका साहित्य और समाज ए जो है वो करेक्ट रहेगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, साहित्य और समाज, क्योंकि इसने साहित्य दर्पण की बात की, इसने साहित्य की पुरानी पीढ़ियों की बात की, और इसने क्या साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह कैसे करता है। तो इस तरह साहित्य और समाज को मिक्सअप करके इसको बनाया गया है। सेकंड है आपका 47 से 51 तक के आंसर करने हैं कि इस जो पैराग्राफ दिया हुआ है ध्यानपूर्वक पढ़ें और आंसर करें। तो सत्य की आराधना भक्ति और भक्ति सिर जो सिर हथेली पर लेकर चलने का सौदा है। ठीक है, अथवा वह हरि का मार्ग है। इसको आपको पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़ने के साथ ही यहाँ पर इसके आंसर करने हैं। तो 46वें का हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको आप पढ़ते रहिएगा अपने हिसाब से कि गद्यांश में स्थाई है ना। जो ये पैराग्राफ है इसमें चिरस्थाई शब्द का प्रयोग, कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको वहां पर मिलेगा एक वर्ड जो है चिरस्थाई का निमित्त नहीं, ना तो शाश्वत होगा ना श्रद्धा होगी। चिरस्थाई का क्षण भंगुर जो है ये इसका विलोम है, क्योंकि चिरस्थाई मतलब पूरा रहने वाला और क्षण भंगुर कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए की बात की जाती है। ठीक है, 48 है सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए। जो सत्य की तलाश है वो कैसे की जानी चाहिए, इसका सी आंसर है कि श्रद्धा पूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें, है ना। तो सी आंसर इसका करेक्ट है, सी करेक्ट है। 49 कहते हैं कि जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए। तो 49 का जो करेक्ट है वो है आपका ए, संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए, है ना। तो इसका जो करेक्ट है वो आपका ए है ना। 50वां आपके स्क्रीन पर है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग को असी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है। 50वां है इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है कि क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा और उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। तो ये आपके 50 हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिएगा।
ठीक है। तो इसके साथ ही 51 पे बढ़ते हैं कि सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें सभी हैं डी के आधार पर, सत्य की आराधना करने, हरि के मार्ग पर चले, अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें। तो इसका डी है वो करेक्ट है, ये सभी है ना, ऑल ऑफ दीज करेक्ट हैं। फिर यहाँ पर आपके पैराग्राफ दिया, वो आपका दिया हुआ है, ठीक है, एक आपको तालिका टेबल दी हुई है जिसमें आपके 52 से 56 यानी 52 टू 56 तक के जो आपको यहाँ पर जो इस टेबल में दिए हुए हैं उनके आंसर देने हैं उन क्वेश्चंस को, और इस टेबल के बेस के आधार पर, ठीक है। द स्टडी फॉलोइंग टेबल एंड द आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। तो ये आप टेबल देख लीजिए, एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी दिया हुआ है इन लाख रुपीज एंड पर एनम ओवर द गिवन ईयर्स के आधार पर, ठीक है। अब एक तरफ आपके ये ईयर दिए हुए हैं, ईयर जो है 2011 से लेके 2015 तक के ईयर हैं, फिर सैलरी है, फिर फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट है, फिर बोनस है, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन्स है, देन टैक्स। इसी के आधार पर आपको ये आंसर निकालने हैं इसके। तो इसमें जो पहला है कि व्हाट इज एवरेज, पहले ये एवरेज के आंसर हैं। इसमें आप देखिए, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ती है, ठीक है, अवधि के दौरान, इस अवधि के दौरान। तो इसमें पूरा आपको देखना है, और देखिए इसकी जब आप ओवरऑल करेंगे, और ओवरऑल करने के बाद जब आप निकालेंगे इसको, सबको प्लस करेंगे, तो आपका कुछ प्लस करने पर 26.66 लाख आएगा। तो इस तरह से आपका ए आंसर जो है वो करेक्ट है। और ये जितनी भी तालिका दी हुई हैं, जितने इससे हम डीआई बोलते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, इसको जब हम सेपरेट करेंगे तो हम आपको पूरा इसका कैसे सॉल्व करना है उस सब कुछ डिस्कस करेंगे। अभी हम पेपर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए पहले पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, नाउ अब आपके सामने है 53वां, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। तो 53 का जो है वो करेक्ट है, सी है कि 0.6% है ना। जब आप निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो 0.6% आएगा। 54 है, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है। 2011 पे जितना किया गया है, इसमें आप देखिए 2011 पे जो जितना किया गया है, सैलरी से लेके फ्यूल, बोनस, जो इंटरेस्ट ऑन लोन्स है और टैक्स है, तो उसको आप लेंगे, और फिर उसके 2015 का लेंगे। तो इस तरह से लेके जब आप सॉल्व करेंगे इसे, तो इसका जो 54 का है वो बी करेक्ट होगा कि 68 है ना, मतलब है कि आपका 68.33% है ना, 68.33%। ओके, नाउ 55 आपकी स्क्रीन पर है, सभी वर्षों के लिए करों पर, आपको सिर्फ करों की बात करनी है, टैक्स की बात करनी है, कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात। तो आपको इसमें टोटल एवरेज निकालना है, एवरेज निकाल के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप सॉल्व करेंगे इसके एवरेज निकाल के, तो इसका आपका जो आंसर है वो कुछ आएगा, आपका जो इसका अनुपात जो इसका निकलेगा, तो वो निकलेगा आपका 100, ए है इसका 109, 151 है ना। तो ये आंसर इसका करेक्ट है, क्या 109 और 151, ठीक है, ये करेक्ट है। 56 आपकी स्क्रीन पर है आंसर, वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है। कंपनी के कुल व्यय की बात की जा रही है, तो यहाँ पर 56 आपकी स्क्रीन पर है। तो इसमें आप जब 2013 के दौरान कंपनी का कुल व्यय निकालेंगे, तो उसको पूरा टोटल करेंगे, तो टोटल करने पर आपका आएगा कुछ, यहाँ पर सी करेक्ट है कि 738.44 लाख है ना। तो 738.44 लाख आपका आएगा, इसका सी आंसर जो करेक्ट है। फिर आपका है यहाँ पर एक और
आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का आ गया है, जिसमें आपका 57 से 61 तक के सभी क्वेश्चन का आंसर इसी से देना है। एक व्यक्ति ने, ये इसका जो टेबल है, अ पर्सन bought 5 cars in a day and put on rent for 10 days. Read the table and answer the questions carefully. Standing time for car is not taken as the consideration. जब वो खड़ी रहेगी तब उसका जो कोई भी जो कॉस्ट है वो उसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा, है ना, ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो इसमें जो यहाँ पर आपको ऑटो, स्विफ्ट, टियागो, मिनियन, जो क्विड है, आपकी डिफरेंट डिफरेंट जो कार्स हैं उनका इधर दिया हुआ है कंपनी के आधार पर। माइलेज लिखा हुआ है, फिर एवरेज अमाउंट ऑफ डीजल, ठीक है, जो प्रति दिन उपयोग हुआ डीजल की जो औसत मात्रा है वो दिया हुआ है, और कुल उसका घंटा दिया हुआ है कि उसका कुल दूरी तय करने में लगा हुआ समय। तो आप इसी के आधार पर निकालेंगे आप 57 से 61 तक के कि 10 दिनों के, पहला है 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या है। तो टियागो और उसका निकालना है, तो आप इसके आधार पर, तो यहाँ पर आप देखिए टियागो का पहले इसमें आप देखेंगे और फिर इसका वो निकालेंगे। तो टियागो यहाँ पर देखिए कहाँ पर टियागो है, 30, हाँ 30 है टियागो, ठीक है। और फिर इसका आपको ऐसे करके पूरा निकाल लेना है, पहले टियागो 12 और 50 कर लेना है, इसका 10, यहाँ पर 10 डेज का निकालना है ना, हाँ 10 डेज का निकालना है, तो आप इसमें 10 से कर देंगे इंटू। तो पहले इसमें 30, 12 और 10 को इंटू करके अपॉन 50 करके एक तरफ ले लेंगे, रेशियो का मार्क लगाएंगे, फिर 25 इंटू 10 इंटू 10 की बात करेंगे क्योंकि वो आपकी कौन सी है, अल्टो है, अपॉन 50 लिख के फिर उसको करेंगे। और देन जब आप सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ यहाँ पर 25 रेशियो 36 यानी 25 और 36, 25 अनुपात 36 आएगा, आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 58 है आपकी स्क्रीन पर कि अल्टो और स्विफ्ट दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है, दो अल्टो और क्विड का द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए। तो जब इसकी आप अंतर ज्ञात करेंगे तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं, तो आपका इसका जो आंसर आएगा वो पूरा 0 हो जाएगा, है ना, शून्य हो जाएगा, क्योंकि वापस गंतव्य की ओर मूव करना और ये सब जो है जब सॉल्व करेंगे तो 0 इसमें आ जाएगा, 0 आ रहेगा, ठीक है। सी आंसर करेक्ट है। फिर दूसरा है, इसके बाद 59 आपकी स्क्रीन पर है कि दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा और उसकी औसत गति कितनी थी, 990 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए समय से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जो समय दिया हुआ है इसे अनुपात ज्ञात करना है, तो इसका जो करेक्ट होगा वो आपका सी होगा। इसको सॉल्व कर लेना क्योंकि सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो बहुत उसका हो जाएगा। तो इसका आपका सी करेक्ट है कि 56 अनुपात 99, ठीक है, सी करेक्ट है। 60 है आपका स्क्रीन पर, 10 दिनों के, हाँ 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना है। तो 60वां है इसका, जिसका करेक्ट है ए है, इसमें 18 अनुपात 25 है ना, 18 अनुपात 25, तो ए आंसर करेक्ट है। 61 का बात करें तो यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटों और 300 घंटों में तय करती है, तो कार एक और बी की औसत गति के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। इसके बीच का अंतर ज्ञात करना है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो करेक्ट होगा वो आपका, इसका करेक्ट करने पर डी आएगा कि 61 मतलब 61
किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से इसका निकलेगा औसत, ठीक है। फिर 62 से 66 के बीच निम्न रेखा आलेख का अध्ययन करें, जो आपको नीचे दी हुई है, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। जो 2001 से 2006 तक के 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी में शामिल होने और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या दर्शाता है। वर्ष 2000 के दौरान ना तो कोई कर्मचारी कंपनी में शामिल हुआ और ना ही कंपनी छोड़कर गया। तो आपको यहाँ पर इनिशियल स्ट्रेंथ दिखानी है ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन 2000 के आधार पर। ये आपके नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज दिए हुए हैं और ये आपके इधर 2001 से लेके 2006 तक की जो ईयर्स दिए हुए हैं। इसमें फर्स्ट एक लाइन जो आपकी है वो कंपनी में शामिल कर्मचारियों की बात करता है और दूसरी एम्प्लॉयज की बात करता है। तो इसका हम यहाँ पर 2062 का जो देखेंगे कि 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी। तो सभी कर्मचारियों की संख्या का हम यहाँ पर कम दिन और औसत के हिसाब से जोड़ के और घटा के यानी प्लस और माइनस करके निकालेंगे। तो इसमें आपका बी करेक्ट होगा, 5000 थे, ठीक है। तो बी आंसर इसका करेक्ट है। 63 की बात करें, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है। तो इसमें अनुपात की बात की जा रही है। तो 63 की अगर हम बात करें, 63 का जो करेक्ट होगा वो आंसर है आपका डी, है ना, 9/13, ठीक है, 9/13। 64 स्क्रीन पर है आपके, 64वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारी की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कमी अधिकतम है। तो इसका जो करेक्ट होगा 64 का वो है आपका ए, 2002 में, है ना। 2002 में जो है कि में पिछले वर्ष की तुलना में कर्मचारियों का जो प्रतिशत है अधिकतम, जो वृद्धि और कमी जो है उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। 65 की बात करेंगे हम यहाँ पर, द स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉय, है ना, द स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज्ड ऑब्लिक डिक्रीज्ड फ्रॉम द 2002 टू 2003 बाय द अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट। तो इसमें आपको 2002 से 2003 तक के कर्मचारियों की औसत परसेंटेज निकालना है। तो 65 में हम बात करेंगे, तो इसका जब आप सॉल्व पूरा करेंगे इसको, तो इसका आपका 1% आएगा। तो बी आंसर आपका करेक्ट है ना, बी आंसर इसका करेक्ट है। 66 की बात अगर करें तो यहाँ पर 66 जो है आपकी स्क्रीन पर है कि 2003 में कंपनी में मांग करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी। तो इसका जब सॉल्व करेंगे पूरा 66 का, आपको सबको पहले एवरेज निकालना है, फिर जो दोनों अलग अलग ईयर के अकॉर्डिंग आप करेंगे इसको। तो इसका कुछ 96.15 आएगा, है ना। तो ए आंसर इसका करेक्ट है, 96.15, है ना। तो इस तरह से ए करेक्ट है। फिर आपका 67 से 71 दंड आरेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। इसमें आपको प्रोडक्शन ऑफ द टॉय बाय द कंपनी इन लाख में ओवर द ईयर दिखाना है, और इधर आपको लिखा हुआ है प्रोडक्शन इन लाख में लिखा हुआ है, और ईयर दिए हुए हैं 2011 से 2018 तक, और इसी के आधार पर आपको निकालना है। इसमें आपको दिए हुए हैं जो 40, 55 और 60, ये आपको इसमें नंबर दिए हुए हैं, उसी के आधार पर आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, तो इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष का जो उत्पादन है ना, में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी, किसमें सबसे प्रतिशत वृद्धि जो है सबसे अधिक मानी जाती है। तो इसमें जब आप इन लाइंस का जब आप स्टडी करोगे तो ये जैसे यहाँ पर आपको दिख रही है, तो ये अबव मिड में है ना, तो ये 95 के अप्रॉक्स होगी। फिर ये 80 से थोड़ी है, मतलब ऊपर है, तो 80 से 90 के बीच में होगी। इससे ये, तो इस तरह से आप एवरेज निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके जो इसका आंसर होगा वो डी होगा
कि आपका जो ये है, तो 2017 की जो आय है वो सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में 2017 में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी। 68 जो है 68 आपके क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें आपका जो करेक्ट है वो डी आएगा कि 4 था, इसका आंसर 4 है ना। 69 इसका आपको 69 का जब निकालना है कि 2013 से 2015 तक खिलौनों के औसत में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी। तो जब प्रतिशत की गिरावट की आप बात करेंगे, इसमें निकालेंगे अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज जो डिक्लाइन हुआ है, तो उसको जब सॉल्व आप करेंगे तो 70, जब 2013 में देखेंगे तो आपका 75 माइनस 60 अपॉन 75 करके इंटू 100 कर देंगे तो आपका आ जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ यहाँ पर आएगा, तो वो होगा 20%, मतलब सी आंसर आपका करेक्ट है, 20% आपका आएगा। 70 की बात करेंगे, 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। तो इसमें कौन सा किसके बराबर है इसकी चर्चा की जा रही है। तो 17वें का जब आप सॉल्व करेंगे पूरा, तो सॉल्व करने पर आपका जो आंसर है वो सी आएगा कि 2017 और 2012 और 2017 है ना, 2012 और 17 का आएगा, इसमें सी करेक्ट होगा। 71 जो है 71 आपकी स्क्रीन पर है कि 2011 की तुलना में 18 में खिलौनों के अनुपात, खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। तो प्रतिशत वृद्धि की बात की जा रही है यहाँ पर 71वें की, तो इसके जो करेक्ट होगा वो आपका है ए कि 137.5% निकल के सामने आएगा। ठीक है, फिर आपके 72वां आपके स्क्रीन पर है कि संगमरमर पर, ठीक है, पियात्रे ड्यूरा, पित्रा और दूरा या रंगीन पत्थर की जो चढ़ाई का काम के समय में बहुत लोकप्रिय था। किस राजा के समय में जो पित्रादुरा और कलर्ड स्टोन जो है इनक्लेव वर्क जो था किस पे, मार्बल पे, वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था। वो था आपका जो करेक्ट है कि बी है, शाहजहां के टाइम, है ना। किसके टाइम हुआ करता था, शाहजहां के टाइम आपको देखने को मिलता। ठीक है, फिर इसके बाद आपका 73वां आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे पर पहली बार उपयोग किया गया था। ठीक है, तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था, किस में किया गया था, जो ये है कोलोलिथिक जो है एज, यानी ताम्र पाषाण युग में किया गया था, है ना। किस में किया गया था, बी करेगा ताम्र पाषाण युग में। ठीक है, उसके बाद 74वां आपकी स्क्रीन पर है 74, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगत का आयोजन किया गया था। बौद्ध संगत की बात करें अगर, प्रथम बौद्ध संगत का आयोजन कहाँ किया गया था, वो इस है राजगीर में किया गया था। ठीक है, राजगीर में प्रथम बौद्ध संगत का किया गया था। इसके बाद अगर हम द्वितीय संगत की अगर बात करें तो वैशाली में हुआ था। तृतीय जो है पाटलिपुत्र में हुई थी। चतुर्थ संगति आपकी कश्मीर कुंडलवन में हुआ करती थी। कुंडलवन कश्मीर का ही नाम हुआ करता था। तो चौथी बौद्ध संगत वहाँ हुई थी। ठीक है, तो आई होप आपको मैंने चारों बौद्ध संगतियों को बता दिया है। तो इसी तरह से जब हम क्वेश्चन आपका ये जो थियरी बेस जब करेंगे तो अच्छे से और आपको एक्सप्लेन करेंगे और आपको एक चीज समझाएंगे। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जिसका नाम देवानाम्पिय पियदसी, ठीक है, देवानाम्पिय पियदसी भी था, किसका नाम था ये जो हुआ करता था। तो बी है ये अशोक सम्राट का नाम हुआ करता था। ठीक है, देवानाम्पी दशी नाम मौर्य सम्राट अशोक का हुआ करता था। ठीक है, नाउ 76 की बात करते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत, है ना,
जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत की बात की जा रही है, पर निम्न में से किसका शासन था उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई हुई थी? तब उस समय मुगल सम्राट जो हुआ करते थे, मुगल एम्पायर, उनका जो है शासन हुआ करता था। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 77 है भूदान ग्राम दान आंदोलन आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था और शुरुआत इसकी आंध्र प्रदेश से की गई थी। ठीक है, विनोबा भावे, ये ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। ओके, इसमें स्वेच्छा से जो लोग भूदान करते थे, जिनके पास ज़्यादा था, जो जमींदार हुआ करते थे, उनसे करवाने की बात की जाती थी। डांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? वो कौन नेता था? तो इसमें अगर आप करेंगे तो बी है, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने राजी किया था। ठीक है, बी करेक्ट है, कमला देवी चट्टोपाध्याय जब दांडी नामक यात्रा शुरू की गई थी उस टाइम। ठीक है, चलिए आपका 79 आपकी स्क्रीन पर है, 79 आपकी स्क्रीन पर है, और इसका राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो थी निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई, है ना? किस क्रांति के साथ हुई पहली अभिव्यक्ति? तो इसमें आपने वो जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा तो इसमें आपका जो आंसर है उसे अगर हम बात करें तो आयोग ने इस प्रश्न के लिए सभी को समान दिया है। क्यों? क्योंकि इसमें करेक्ट आंसर ही नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इसमें किसी को माने, लेकिन अगर सभी को आयोग ने समान नंबर दिया, लेकिन वैसे 1789 की बात की जाती है, फ्रांसीसी क्रांति वहां से मानी जाती है इसकी शुरुआत। ठीक है, और जो मत के आधार पर अलग अलग हो गए हैं तो इस वजह से इसमें क्या किया गया था, इसे आयोग ने सबको समान नंबर दे दिए। लेकिन अगर हम बात करेंगे, जो हम लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी थी, तो राष्ट्रवाद की सबसे पहली स्पष्ट अगर बात करें अभिव्यक्ति तो फ्रांसीसी क्रांति से देखी गई थी। ठीक है, तो इस वजह से माना जाता है, क्योंकि लेकिन आज़ादी जो है अमेरिका को भी फ्रांस से पहले मिली हुई थी, तो इस वजह से इसका कॉन्फ्लिक्ट में आ गया था। लेकिन जो इसका नारा था सबसे पहले, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा दिया गया था वो फ्रांसीसी क्रांति के आधार पर ही चल रहा था। ठीक है, तो इसमें अलग अलग डिफरेंट मत हैं, लेकिन आयोग ने जो माना है वो कोई नहीं, सबको समान नंबर दिया है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं इसको। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? ये दोनों ऑप्शन में और कोई नहीं है, डी करेक्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 81 है आपके सामने कि प्रसिद्ध जो नारा था कि चलो दिल्ली, इससे पहले चलो दिल्ली का जो नारा था वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था 1944 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सेना को प्रेरित करने के लिए। तो इसका करेक्ट है वो बी है, सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो का नारा 1944 जब भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था सिंगापुर में, है ना, तब नारा इन्होंने दिया था। अगर हम यहाँ पर ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद, आपका भगत सिंह हो गए, है ना, तो इस तरह से नारे हैं, आप इसको देख लीजिए। तो इसका करेक्ट जो है वो डी है, सॉरी बी है। ठीक है, 82 की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो आपका 82 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करना, शहरीकरण, औद्योगिकरण, पानी की उपलब्धता या खनिज, कौन प्रभावित नहीं करता है? तो शहरीकरण भी प्रभावित, औद्योगिकरण और खनिज जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक हैं। पानी की उपलब्धता जनसंख्या वितरण को इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर रही है। ठीक है, प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम बात करें तो, है ना, तो उसका जो डी है वो करेक्ट है।
फिर इसके बाद 83 की बात करते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है, किन किन उसके बीच। तो इसमें सी है। आप अगर इसकी चोटी की बात करें, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर है, जो कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट चोटी है। और ये जो स्थित है नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है ना। नेपाल और तिब्बत के मिड में स्थित है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो इसमें अक्टूबर की गर्मी का जो मुख्य कारण है वो पूछा गया है। तो इसका जो कारण है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो बी है, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, है ना। तो बी इसका करेक्ट है, बी। ठीक है, तो भारत में अक्टूबर की गर्मी का जो मुख्य कारण हुआ करता था आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। अक्टूबर माह में दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं, ये आपको भी पता है। तो इस समय अवधि में तापमान और आर्द्रता में वृद्धि होती है, इससे गर्मी बढ़ती है। तो इसी वजह से यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है 84 का। 85 आपके सामने है। भारत मानक समय ग्रीनविच मध्य समय यानी जीएमटी से आगे है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ द ग्रीनविच मीन टाइम बाय द, ये आपको पता है 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, तो यहाँ पर 5.5 घंटे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। सी में देखो 5 से 1/2 लिखा है, तो 5.5 घंटे है, उसे कहते हैं। ठीक है, ओके। नाउ आपका 86 जो है वो स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। 86 में हरित क्रांति की रणनीति, हरित क्रांति के जनक के रूप में MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। और हरित क्रांति भारत में 1966 और 67 में शुरू की गई थी। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य हुआ करता था, सिंचाई, उच्च किस्म के जो है बीज और रासायनिक उर्वरक कीटनाशक शामिल किए जाते थे, है ना। अब रणनीति क्या थी इसमें, तो आप इसमें देख लीजिए, बी करेक्ट है ना। उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, हमने बताया ना, है ना। यहाँ पर आपका सॉरी डी होगा, क्योंकि रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक भी है और सिंचाई भी है, तो इस वजह से आपका यहाँ पर डी है, करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें सभी आएंगे तीनों, है ना। MS स्वामीनाथन इसके जो जनक माने जाते थे भारत में। 87 है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक, आप शोक जो है वो किस नदी को कहा जाता है, वो यहाँ पर कोसी नदी को कहा जाता है। तो डी आंसर जो है वो करेक्ट है, कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी जो तिब्बत से निकलती है और नेपाल होते हुए भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, ये बरसाती नदी के आधार पर ज़्यादा भयंकर हो जाती है जब बारिश होती है। ठीक है, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृत निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी। तो 88 का जो करेक्ट है वो सी है, कि राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी गई थी। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा इस योजना को स्वीकृत दी गई थी, अंतिम स्वीकृत। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित होती हैं। जो प्रारंभिक गतिविधियां होती हैं डेवलपमेंट की, वो किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं। जो प्रारंभिक नाम जब स्टार्ट हो गया है, इनिशियल स्टेज जब यहाँ पर आपको मिल गई है, एक वर्ड मिल गया है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका बी जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र से माना जाता है, यानी प्राइमरी सेक्टर, है ना। ओके, अब वो 90 आपकी स्क्रीन पर है, 90 क्वेश्चन, 90 वाला। निम्न में से एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। अब आपको वो बैंक निकालना है जो कॉमर्शियल बैंक नहीं है। तो इसकी बात करेंगे जब आप, तो यहाँ पर हम बात करें HSBC, इसके बाद हम बात करें कि भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक या सिडबी बैंक।
तो यहाँ पर सिडबी बैंक नहीं है, बाकी सभी जो है कॉमर्शियल बैंक की श्रेणी में रखी गई हैं। ठीक है, सिडबी नहीं है, डी आंसर इसका करेक्ट है। ओके, 91 निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया था, स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसका 91 है, इसका जो करेक्ट है बी है कि वैधानिक निगम है ना, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन को सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून के द्वारा पारित किया गया है। 92 आपकी स्क्रीन पर है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? कौन सी संघ, भारत की जो संघ कार्यकारिणी है उसमें शामिल ना होने की बात करें तो डी है इसका करेक्ट, कि राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, वो शामिल नहीं होते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 93 जो है वो आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? 93 का इसका जो आपका करेक्ट है वो है डी 124। ठीक है, 124। फिर 94 के पास मतलब 94 आपकी स्क्रीन पर है, के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। किसके पास मौलिक अधिकार जो होते हैं, फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं वो लागू करने का अधिकार होता है, वो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को होता है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को। ये आंसर करेक्ट है यहाँ पर। 95 यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन है? 95 का जो है वो करेक्ट होगा आपका ए, कि इसका जो मानवाधिकार आयोग लागू करने का गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को होता है, इसका दायित्व के अधीन होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो करेक्ट है ए करेक्ट है। 96 है, निम्नलिखित में से किसी केंद्र समिति प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? किसको अधिकार है इसमें? डी है, सॉरी, इसका जो करेक्ट होगा वो होगा यहाँ पर हमारा बी है ना। 96 का जो है वो बी करेक्ट है कि पार्लियामेंट यानी संसद को, हाँ ठीक है, संसद को होता है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसे होता है? वो पार्लियामेंट को होता है, संसद को होता है ना। 97 आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? वनस्पति से संबंधित रेशा नहीं है, तो यहाँ पर 97 जो है आपके जो करेक्ट की हम बात करें, एक मिनट, हाँ नाउ वनस्पति रेशा नहीं है। जूट, कॉटन, फ्लैक्स जो हैं ये आपके रेशा हैं, लेकिन नायलॉन जो है वो रेशा नहीं है, वो भी वनस्पति रेशा नहीं है। ठीक है, ये सेलुलोज नामक जो कार्बोहाइड्रेट से बनती है, नायलॉन को बनाया जाता है। ठीक है, नाउ तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तारों का जो रंग होता है वो किस पे निर्भर करता है? तो इस तरह से इसका बी है, उनके तापमान पर, है ना। तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है, इट्स टेम्परेचर। तो बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। 99 आपके जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें आपको कोई और नहीं, ग्रीन हाउस गैस आपको मिल जाएगी। तो बी आंसर इसका करेक्ट है ना, ग्रीन हाउस गैस। अब लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जो कि निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? निमोनिया जो अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसका जो करेक्ट है बी है। जो निमोनिया होती है वो आप देखते हैं कि वो लंग्स से
रिलेटेड होती है, यानी फेफड़े से संबंधित होती है। तो इसका जो आंसर था तो वो बी करेक्ट है, फेफड़ों से संबंधित। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ इस सीरीज को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब इसके बाद ये हमारा जो फर्स्ट था शिफ्ट का 2022 का 15 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, और इसके 2021 के ऑलरेडी अपलोडेड हैं और डिटेल्ड भी अपलोडेड हैं। 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, ये 5वां है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज़ इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।